तो देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। इंडियन ज्योग्राफी में क्लास नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं, उसमें भारत की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहरहाल ये टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है, 3-4 लेक्चर में कंप्लीट होगा, लेकिन आज हम कुछ बेसिक जानेंगे कि भारत की नदियाँ भारत के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं और नदियों के बारे में कुछ हम बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो नदियाँ किसी भी देश का एक आधार रेखा होती है, एक जीवन रेखा इसको बोलती है। ठीक है, तो जहाँ जल है वहाँ जीवन है, ये स्लोगन आप लोगों ने सुना होगा। और ये कोटेशन, ये शब्द मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ ताकि आप लोग एनवायरनमेंट को लेकर या किसी और टॉपिक पर लेकर कोई ऐसे लिखने के लिए आए तो आप इजीली से लिख सकते हैं। पानी की कितनी आवश्यकता है, जल की कितनी आवश्यकता है, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश की नदियों पर डिपेंड करती है, पानी पर डिपेंड करती है, क्योंकि पानी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि पानी नहीं है तो जीवन नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नदियों का जो पानी होता है वो स्वच्छ पानी होता है, यानी प्योर वाटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो वाटर फ्लो करता है वो हमेशा ज़्यादातर स्वच्छ वाटर ही होता है। अब जो देश ऐसे हैं जैसे अरेबियन कंट्री हैं या ऐसे देश हैं जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, तो वहाँ की जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, वो बहुत काफ़ी नीचे है वहाँ पर। अब हम भारत के बात कर रहे हैं, तो भारत में जो नदियाँ हैं वो दो तरह की नदियाँ हैं। नंबर 1 हिमालयन रिवर्स और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयन रिवर्स हैं और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, नदियों के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे एनसेंट्री रिवर, पूर्ववर्ती नदियाँ, एक होती है नदी, एक होती है विविकृतिका, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब ये क्या है, नदियाँ भारत में जो हैं ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो है नेचुरल वाटर के, जो हिम नदी यानी जो ग्लेशियर से बन के पानी आता है, वो हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ, जो हिमालय श्रेणियों से निकली हैं। ये नदियाँ हमेशा ऑलवेज फ्लो करती हैं और ये महत्वपूर्ण भाग है नदियों का, जो हमेशा ऐसी नदियाँ जो हैं पूरे साल भर जो हैं वो फ्लो करती रहती हैं। और ऐसी नदियों को बोलते हैं पेरेनियल, सदा नीरा इनको बोलते हैं। दूसरी नदी है पेनिनसुलर, जो रिवर्स हैं इनको बोलते हैं सीजनल, यानी ये मौसमी नदियाँ हैं, ये जब बरसात होती है तभी ये फ्लो करती हैं। और ये नदियाँ, अधिकांश नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, यानी जो हम पेनिनसुला में देखेंगे, जिसमें कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, बहुत सारी नदियाँ हैं, वेल्लार है, विन्नार है या पेरियार नदी हैं। तो ऐसी नदियाँ ये बारिश पर डिपेंड करती हैं, बरसात के पानी पर। तो आज हिमालयन नदियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग हैं हिमालयन रिवर्स के। नंबर 1 है सिंधु रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आप लोगों को समझ में आ गया? दोबारा से बता दूं, भारत की नदियों को पढ़ने के लिए हम जो कैटेगराइज कर रहे हैं, भारत की नदियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है उत्तर भारत की नदियाँ, एक है दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों को हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं और दक्षिण भारत की नदियों को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब हम आज उत्तर भारत की नदियाँ देखेंगे। उत्तर भारत की नदियों में हम पढ़ेंगे 3 प्रमुख मेन रिवर सिस्टम हैं। उनका नाम है सिंधु रिवर सिस्टम, जो जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, जम्मू कश्मीर और पंजाब को, और साथ में पाकिस्तान को। दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, जो उत्तराखंड से फ्लो होते होते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश को जोड़ता है। और तीसरा रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और आपका बांग्लादेश को जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी रिवर सिस्टम। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंधु रिवर सिस्टम। इसको हम अगर मैप के माध्यम से देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने एक भारत का मैप बनाने की कोशिश करी है। ऊपर का पार्ट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पार्ट है। मानसरोवर लेक से 3 नदियाँ निकलती हैं मानसरोवर लेक से। ये तिब्बत में है और तिब्बत पार्ट है चाइना का। एक निकलती है सिंधु नदी, ये याद रखेंगे। एक मानसरोवर लेक के पास से ही निकलती है आपकी सतलज रिवर, वैसे ये हिमाचल में एंट्री करती है, जो सतलज हम लोग पढ़ेंगे बाद में अभी। और एक निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, जो हम पढ़ेंगे
इस तीसरे रिवर सिस्टम में। अब आज सिंधु नदी को देखते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलते हुए भारत को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और कराची शहर इसी के किनारे है, कराची के पास ये अरब सागर में गिर जाती है, ये याद रखना है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां अगर उत्तर की ओर से जो इसमें फ्लो हो रही हैं तो गिलगिट है, गिलगिट रिवर, एक है काबुल नदी जो अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है, और एक है आपकी गोमल, ये गोमल लिखा है, गोमल, गोमल नदी। तो ये नदियां जो हैं ऊपर से सिंधु नदी में गिर रही हैं। फिर इसके बाद 4 प्रमुख नदी हैं जो भारत की नदियां हैं और वो गिर रही हैं सिंधु नदी में। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। नंबर 1 झेलम, दूसरी है चेनाब, तीसरी है रावी नदी और चौथी है सतलज रिवर। ये आपको याद करना है, इनका क्रम याद होना चाहिए, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। इनमें एक नदी और रहेगी, वो है व्यास रिवर। तो व्यास रिवर और आप लोग लिख लेंगे, व्यास जो है वो सतलज में ही गिर जाती है, व्यास नदी, ठीक है। तो ये 5 नदी जो हैं प्रमुख हैं और इन्हीं नदियों के नाम पर पड़ा है पंजाब का नाम, जिसे पंचनद बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के डायग्राम समझ में आ गया। अब इसके फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये है कि सिंधु नदी जो है वो चीन से निकलती हुई जम्मू कश्मीर से गुजरती हुई पाकिस्तान में गिर जाती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके। और इसमें एक चीज़ मैं बताऊं, सिंधु नदी के और भारत के बीच में सिंधु नदी जल समझौता भी हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिंधु रिवर सिस्टम। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, ये याद रखेंगे आप। कितनी है? 2900 किलोमीटर लगभग, वैसे 2880 है, नोट्स में मैं दे दूंगा आप लोगों को। भारत में जो फ्लो करती है 1114 किलोमीटर जो है भारत के अंदर ये फ्लो करती है। और ये नदी 3 देशों में है, तिब्बत यानी चीन और भारत और पाकिस्तान, ठीक है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील यानी कैलाश पर्वत के पास से हुआ है, और उस जगह का नाम है संगे खवब, याद रखेंगे, संगे खवब। संगे खवब, ठीक है, जिसका अर्थ है सिंह मुख यानी शेर का मुख। और भारत में ये जो नदी है वो लद्दाख में यहाँ पर एंट्री करती है, और उसका स्थान है, उस स्थान का नाम लिखेंगे दमचौक। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन आपको आएगा कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो उसका नाम है लद्दाख का दमचौक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसकी प्रमुख नदियाँ मैंने आपको बता दी हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, जिसमें जास्कर भी आती है, सुब्रा भी आती है, और श्योक भी आती है, नुब्रा है, गिलगिट है, और ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास नदी और सतलज नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक डिस्प्यूट हुआ था नदियों के पानी को लेकर, और पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसे बोला जाता है सिंधु नदी जल समझौता 1960 में। इसका ईयर याद रखेंगे। इसके अंतर्गत क्या हुआ था मैं आप लोगों को बता दूं। इसके अंतर्गत हुआ था कि भारत केवल सिंधु नदी, चिनाब नदी व झेलम नदी, सिंधु, झेलम और चिनाब जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इनका केवल 20% पानी का यूज़ ही कर सकता है। ये चीज़ नोट्स में नहीं मिलेगी आपको, मैं बता दे रहा हूँ। इन 3 नदियों का भारत कितना पानी यूज़ करेगा? 20%, 80% पाकिस्तान को देगा। लेकिन जो 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों पे पूरा पानी भारत का कब्जा है। पानी का यूज़ भारत जो है वो कर सकता है। ये इंडस रिवर ट्रीटी 1960 आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, सिंधु नदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एंसेंट्री रिवर है, यानी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जिनका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है, ये याद रखेंगे। यानी गंगा जो है वो हिमालय के बाद बनी, जबकि सिंधु नदी हिमालय से पहले की नदी है, तो ये याद रखेंगे।
अब इन्हीं एक एक करके हम इन नदियों के बारे में पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो सबसे पहले लिखेंगे सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है सबसे पहले लिखेंगे सिंधु नदी, हम लोगों ने देख ली। अब देखेंगे झेलम नदी। झेलम नदी, तो झेलम नदी के बारे में मैं आपको बता दूं, इनके प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके प्राचीन नाम क्या थे उस टाइम पर। तो झेलम नदी की बात करें तो इसका नाम था वितिस्ता। इसका पुराना नाम क्या है झेलम का? वितिस्ता, ये याद रखेंगे। और इसकी प्रमुख सहायक नदी है किशनगंगा, और जिसको बोलते हैं नीलम। इसकी प्रमुख सहायक नदी क्या है? किशनगंगा या नीलम भी इसको बोलते हैं। किशनगंगा इसको भारतीय लोग बोलते हैं और नीलम बोलते हैं पाकिस्तानी। तो इसलिए दोनों नाम एक ही हैं। इसकी सहायक नदी है, याद रखेंगे। और किशनगंगा प्रोजेक्ट भी जो है वो झेलम नदी पर है, ये आप लोग याद रखें। ये क्वेश्चन बार बार आपका आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये नदी जो है जम्मू कश्मीर के वेरीनाग, यानी वेरीनाग जो झील है उसके पास से ये निकली है, ये याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी नदी? झेलम नदी। दूसरी नदी, और इस झेलम नदी के किनारे ही बसा है श्रीनगर। ये नोट कर लेंगे, कौन सा नगर बसा है? श्रीनगर बसा है। और सबसे बड़ी जो पानी की झील है बुलर झील और डल झील, दोनों झीलें जो हैं, बुलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो भी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। एक तरफ से झेलम नदी का पानी इसमें आता है, दूसरी साइड से निकल जाता है। इसीलिए ही इसका रीज़न है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। मैंने आपको बताया जहाँ पानी फ्लो होगा वहाँ पानी जो है वो प्योरिटी उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? टाइम जो है आप लोगों को बता दूं, टाइम अब सुबह आपका जीएस का 8 बजे से रहेगा, वो भी रहेगा बुधवार से, यानी बुधवार में आपको बता दूं वेडनेसडे से सुबह क्लास 8 बजे से होगी। और जो लोग सुबह कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी कर सकते तो आप लोग बाद में इन वीडियोस को देख सकते हैं आफ्टर 12 आवर, यानी 12 घंटे बाद आप लोग देख सकते हैं। तो ये नदियाँ हम लोगों ने देखी। झेलम के बाद आती है चिनाब नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और झेलम नदी जो है कुछ दूर तक भारत का और पाकिस्तान का बॉर्डर भी शेयर करती है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर जो है अगर हम बात करें तो चिनाब रिवर, ये हम लोग देखेंगे। चिनाब रिवर का जो पुराना नाम है वो है अस्कनी। प्राचीन नाम क्या है इसका? अस्कनी। इंग्लिश में भी यही है, इंग्लिश वालों को मैं नोट्स दे चुका हूँ, उसमें देख लेंगे। ये जो है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा एक दर्रा बताया था जब मैंने आप लोगों को पासिस कराए थे, उसमें दिया गया है। और वहाँ से ये निकलती है। चंद्र व भाग, दो सरिताएं, एक चंद्र नदी है और एक नदी का नाम है छोटी सी भाग। दो नदियाँ निकलती हैं वहाँ से, ये वहाँ ज्वाइंट होकर वहाँ से ये निकलती है बारालाचा दर्रे से, ये याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी को जो है चंद्रभाग नदी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है हिमाचल में? चिनाब को चंद्रभाग। ठीक है, और इस नदी पर जो बगलिहार बांध है, बगलिहार, इस नदी पर बगलिहार डैम जो है वो स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट जो है वो रहा है उस पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को हो गया। अब नेक्स्ट है व्यास रिवर। तो व्यास से जो रिवर है हम लोग इसको देखेंगे, व्यास नदी को। तो व्यास रिवर जो है ये सतलज में गिर जाती है, सतलज नदी में, और ये निकलती है रोहतांग पासिस के पास से, व्यास कुंड से निकलती है। और इसका पुराना नाम है विपासा। वैसे व्यास वैसे विपासा, याद रखेंगे। व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? विपासा। ये समझ में आ गया आपके? हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग दर्रे से, उद्गम स्थल है व्यास कुंड, और सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है। और ये एक ऐसी रिवर है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, यानी भारत में ही सतलज, पंजाब में जो है ये सतलज रिवर में मिल जाती है। ठीक है, और हरी के बांध जो है वहाँ पर ये पंजाब में गिर जाती है, जहाँ से
हरिके बैराज से, याद रखेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे सभी लोग, हरिके बैराज जो है वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज पंजाब से। और ये नहर राजस्थान की मरु गंगा बोलते हैं, यानी राजस्थान के कुछ जिलों के लिए ये एक जीवन रेखा का काम करे। जो थार का मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसके कुछ भाग को इसी नहर की वजह से हरा भरा बनाया गया है, वो सुनिश्चित हो चुका है, तो याद रखें। इसके बाद है दूसरी नदी रावी नदी। तो रावी नदी का पुराना नाम है परुसरणी। दूसरी नदी हम लोग देखेंगे रावी नदी, ये लिख रही है, इसका पुराना नाम है रावी का परुसरणी। क्या नाम है? परुसरणी। परुसरणी रिवर। और ये पुराने नाम आपको आएंगे, मतलब वो मैचिंग में दे देगा, यूपीपीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन आते हैं, उत्तराखंड में भी पूछ ले, कुछ पता नहीं, आपको इन नदियों के नाम देगा और पूछेगा मैचिंग के लिए कि निम्न में से इनका मैच करिएगा, किस नदी का पुराना नाम कौन सा था। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा। फिर ऐसे पूछेगा इन नदियों के क्रम लगाइए, उत्तर से पश्चिम, साउथ से नॉर्थ, इनका क्रम लगाइएगा। या फिर पूछेगा इन नदियों के उद्गम स्थल क्या है। फिर इन नदियों के पूछेगा कि इन नदियों को क्या बोला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया पंच नद बोला जाता है। फिर इनके पूछेगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, या इनकी इंपॉर्टेंट और क्या फैक्ट हैं वो आपसे पूछ लेगा। तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, नाम है परुसरणी नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग पासेस से। और नेक्स्ट है सतलुज रिवर, ये याद रखेंगे, सतलुज के किनारे ही जो है हमारा जो लुधियाना है, सतलुज नदी के किनारे पे है। ये क्वेश्चन बिहार में आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और ये भी राकस ताल से ही निकलता है, राकस झील जो मानसरोवर लेक के पास में ही पड़ता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ से निकलता है, तिब्बत से ही। और ये नदी जो हिमालय पर्वत है उसकी तीनों श्रेणियों को पार करती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद ये नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से होती हुई, याद रखेंगे, बारालाचा और सिपकिला पासिस दोनों हिमाचल में है। दर्रे का टॉपिक, पासिस का टॉपिक मैं पीडीएफ दे चुका हूँ और वो मैं आपको करा भी चुका हूँ। ये दर्रे आपके याद होने चाहिए, डायरेक्ट वो पूछे जाएंगे कि किस राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है और वहाँ से उस दर्रे से प्रवेश करती हुई ये नदी पंजाब पहुँचती है और पंजाब के बाद पहुँचती है सतलुज नदी में, वो सिंधु नदी में। सिंधु नदी के बाद ये फिर मिल जाती हैं, सिंधु की सहायक नदी आपको पता ही है। और ये नदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में फिरोजपुर से। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, अगर दूसरा रिवर सिस्टम की बात करें तो वो आता है गंगा रिवर सिस्टम। आप लोग नोट करेंगे गंगा रिवर सिस्टम, इसको भी मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं। अभी हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम को। गंगा रिवर सिस्टम को हम लोग देखेंगे। आपको पता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा नदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उत्तराखंड से निकलती है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, उत्तराखंड से निकल रही है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट से लिहाजा एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे इस वाले टॉपिक से। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नोट्स मैं इसके ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो उद्गम स्थल है वो है उत्तराखंड के गोमुख से, गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसी से ये निकली है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसी नदी की वजह से जो भारत का मैदानी भाग है, जो प्लेन है, उनका निर्माण हुआ है और इसी वजह से जो लैंड है वो फर्टाइल हुई है। और सबसे ज़्यादा राज्यों में गुजरने वाली एकमात्र भारत की नदी है जो 5 राज्यों में गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड है एक, तो आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से ये गुजरती हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आपको पता ही है, यमुना है, रामगंगा है, घाघरा है, कोसी है, यमुना है, सोन नदी है, छिप्रा रिवर है, बहुत सारी नदियां इसकी सहायक नदियां भी हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानें तो ये जहाँ से इसका गोमुख से ये निकलती है तो वहाँ पर इस नदी को बोला जाता है भागीरथी नदी। अभी मैं मैप भी आप लोगों को बना के बताऊँगा किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर जब, और दूसरी अलकनंदा रिवर,
कौन सी, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये मान लीजिएगा भागीरथी है, तो ये चली इस तरह से, और दूसरी है अलकनंदा, ये भी नदी है। जब ये दोनों इस तरह से चल रही हैं और ये आके मिलती है यहाँ पर देवप्रयाग में, ठीक है, तो देवप्रयाग के बाद ही गंगा नाम स्टार्ट होता है। उससे पहले ये भागीरथी, इससे पहले ये अलकनंदा। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। गंगा देवप्रयाग, जहाँ दो नदियों के मिलने का स्थान होता है, उसे संगम बोलते हैं, ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। लगभग पूरे उत्तराखंड में 500 से ज़्यादा संगम है, पूरे उत्तराखंड में 500 से ज़्यादा संगम। इसका मतलब क्या है कि छोटी छोटी नदियाँ जो बहुत छोटी हैं वो कहीं ना कहीं मिल रही हैं। छोटी नदी मिली, फिर बड़ी नदी बनी, फिर मिली, फिर बड़ी हुई। इस तरीके से दो नदियों के मिलान को संगम बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो हम देखें भागीरथी और अलकनंदा के जो स्थान है उसे बोलते हैं देवप्रयाग। कर्णप्रयाग बोलते हैं, आप लोगों को बताऊं, अलकनंदा और पिंडर नदी के स्थान को। रुद्रप्रयाग बोलते हैं मंदाकिनी और अलकनंदा के स्थान को। आप लोग नोट कर लेंगे, नोट्स में भी मैं दे चुका हूं आपको। विष्णु प्रयाग बोलते हैं धौली गंगा और अलकनंदा के स्थान को, मिलने के स्थान को। ये मतलब ये शहर हैं। और नंद प्रयाग में जो मिलती हैं वो मिलती हैं नंदाकिनी और अलकनंदा। तो ये नदी याद रखेंगे आप लोग। और जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी रिवर के किनारे पर स्थित है, ये याद रखेंगे आप लोगों को। अब हम जब आगे बढ़े देवप्रयाग से, और भागीरथी नदी पर ही एक चीज़ में एक फैक्ट भूल रहा था, याद आ गया। भागीरथी नदी पर ही जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध 261 टिहरी बांध, और लिखेंगे कौन सा है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। 261 मीटर ऊंची इसकी हाइट है, याद रखेंगे कितनी है हाइट, याद रखेंगे। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और जो गोमुख है गंगोत्री का, वो है उत्तरकाशी जिले में। ये जिले का नाम आपसे पूछा जा सकता है, उत्तराखंड स्पेशल में, याद रखेंगे, ठीक है। मिलती कहाँ पर है, देवप्रयाग में, संगम बनाती हैं, और नदियों के मिलने को संगम बोला जाता है। 2008 में लिखेंगे, 2008 में कुछ फैक्ट जो हैं, जो मेरे याद आते जा रहे हैं, वो हो सकता है नोट्स में ना हो। 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को जो है वो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। और 2007 में उत्तरांचल का नाम 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। और 2010 से उत्तराखंड की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत बनी थी। इस तरीके से एक एक फैक्ट याद करते रहेंगे। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टिहरी बांध है, उस टिहरी बांध को स्वामी तीर्थ सागर भी बोलते हैं, कृत्रिम झील बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक भी इसको बोलते हैं, इसके पास में ही, ताकि रिकवरी की जा सके, और उसे बोलते हैं स्वामी तीर्थ सागर, ठीक है। गंगा जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड से बहती हुई पश्चिम बंगाल में जाती है, तो वहाँ पर ये पश्चिम बंगाल में नीचे 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम वितरिका बोलते हैं। तो जब नदियाँ, देखिएगा सहायक नदी की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2 नदियाँ आपस में मिल रही हैं तो सहायक नदी, जब एक नदी 2 भागों में बट गई उसे बोलते हैं वितरिका, और सहायक नदी मिल जाती हैं और वितरिका बटने के बाद कभी नहीं मिलती। जैसे आपको एक क्वेश्चन बताऊं, हुगली नदी, जो हुगली नदी है वो गंगा का ही एक पार्ट है, और हुगली नदी एक वितरिका है, यानी एक नदी से निकली हुई एक शाखा, ठीक है, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में जाती है एक नदी, हुगली पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जो कोलकाता जिसके किनारे के आसपास है, और दूसरी सीधी चली जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। और ये नदी निर्माण करती है, हुगली नदी जहाँ से निकली है वहाँ पर है फरक्का बांध, याद रखेंगे, फरक्का प्रोजेक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आपको बताऊं, बांग्लादेश में गंगा नदी को जो है वो पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको पता ही है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी,
उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है बिजनौर ज़िले से, और उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से ये निकल जाती है, और ये प्रमुख एक डेल्टा का निर्माण करती है बे ऑफ बंगाल में। और डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन आपको आएगा सुंदरवन डेल्टा किन दो प्रमुख नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा है, तो उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बताऊं, एक इम्पोर्टेंट है गंगा नदी में, क्वेश्चन यह आएगा गंगा नदी में जो मुख्य रूप से पाई जाने वाली मछली है वो है डॉल्फिन, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब जैसे उत्तराखंड में इस तरह से फिलोई और बाद में इस तरह से नीचे की ओर चली जाती है, ये मैं आपको डायग्राम दे दूंगा, जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, आपका फिर आता है इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना, इस तरीके से वेस्ट बंगाल ये चली जाती है, फ्लो होती है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियां हैं जो इसके उत्तर साइड से, यानी इसके बाएं साइड से, दाएं साइड से उत्तर साइड ऊपर से जुड़ती हैं, जिसमें हिंडन रिवर है, यमुना नदी है, ठीक है। और जो ये पूर्व से पश्चिम, आपको इनका क्रम भी याद रखना होगा, ये याद रखेंगे। हिंडन नदी है, गंगा सोन नदी है, याद रखेंगे। चंबल नदी है जो नीचे से इसकी ओर इसमें गिर रही हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और कुछ नदियां हैं जो इस साइड से गिरती हैं, जैसे रामगंगा है, काली है, शारदा है, गोमती है, या फिर आपकी अगर हम बात करें सरयू नदी है या कोसी नदी है, तो ये आपके गिरती हैं इसके पूरब की साइड से, ये आती हैं इसके पश्चिम की साइड से, ठीक है। तो ये नदियों का क्रम आपको याद रखने होंगे, इसकी लिस्ट मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इन्हें तैयार कर लेना। फिर एक एक नदियाँ हम लोग इसी को देखेंगे कि फिर देखेंगे यमुना नदी क्या है, फिर सारी नदियों को हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा क्योंकि समय बचाना है हमें, तो इसकी एक लिस्ट मैंने दे दी है। सभी नदियों से रिलेटेड फैक्ट और सभी नदियों के ओरिजिन पॉइंट पूछे जाते हैं, या फिर वो कहाँ पर गिरती हैं वो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नदियाँ आपको याद रखनी है। जैसे हिडन नदी है तो सहारनपुर से निकलती है, चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और ये सीमा बनाते हुए यमुना नदी में गिर जाती है। और यमुना नदी फाइनली किससे गिर रही है? गंगा नदी में। यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका, वैसे इजी है, सभी को पता ही होगा। एक है रिहंद नदी, इसको याद रखेंगे, रिहंद रिवर। तो रिहंद नदी जो है, ये रिहंद बांध भी जो है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, और रिहंद नदी भी गंगा की सहायक नदी है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये निकली है जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो लेक है वहाँ से ये निकली है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कुछ सहायक नदियाँ हम लोगों ने देखी, जिसमें यमुना, सोन और आपकी हिडन रिवर है, चंबल है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इधर से गिर रही है, घाघरा है, रामगंगा है, कोसी है, सरयू है, गोमती है। इन नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के नाम आपसे पूछे जाएंगे। जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उनमें इसकी लिस्ट भी मैंने दे दी है आपको, ठीक है।